नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर मेरे सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। अगर प्राइमरी लेवल में आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना और प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर को यानी ये 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे संस्कृत भाषा में दोस्तों, आपके 30 में 30 लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने परिवार पे, आवर फैमिली पे, तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, सदस्यता हासिल कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके कात्यायन है, पतंजलि है, पाणिनि है या आपके शाकटायन है। तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं आपके सभी लोग जानते हैं कौन माने जाते हैं दोस्तों, हमारे पाणिनि जी माने जाते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि माने जाते हैं। यहाँ पर 8 अध्यायों का यहाँ पर सबमिट किया गया, अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है और इसके लेखक आपके पाणिनि हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अयादि संधि का सूत्र क्या होता है। दोस्तों अयादि संधि का हमें सूत्र बताना है। वृद्धिरेच ये तो वृद्धि संधि का होता है, आद गुण या आद गुण का होता है, इको यानी यण संधि का होता है और एचो अयावाय ये किस संधि का होता है दोस्तों, यह हमारे अयादि संधि का होता है। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, अभ्यंतर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या 7 प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं अभ्यंतर प्रश्न अगर पूछा जाए तो अभ्यंतर प्रश्न दोस्तों आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर जो प्रश्न होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईशपृष्ट, तीसरा होता है ईश द्विव्रत और चौथा विव्रत और पांचवा होता है संव्रत। और इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। स्पष्ट प्रश्न सवर्णों को होता है। सारी चीजें आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, अभी हमने बात किया क्या कि अभ्यंतर प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं, ये आपने 5 प्रकार देख लिया। अब प्रश्न है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं। जा बा गाड़ा दस आता है। ठीक है, जस प्रत्याहार यानी कि जा से तो शुरू होगा, पहला जो वर्ण होगा वह जा होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में बताना भी कि इस मॉडल पेपर में अगर अभी आपका एग्जाम होता है तो 30 में 30 आप ला पाते कि नहीं ला पाते हैं, या 25 प्लस ला पाते कि नहीं ला पाते हैं। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, तो वह हमारा जो वर्ण आता है जस प्रत्याहार के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जा बा गा डा और द आता है, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पांचवा प्रश्न है कि मूर्धा से बोले जाने वर्णों को चुनना है। ऐसे वर्ण जो मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों मूर्धा से बोले जाने जो वर्ण होते हैं वह होता है ऋषि, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ला और शा। ये हमारे जो वर्ण होते हैं ये मूर्धा से बोले जाने वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विद्याधन अर्थी में संधि होगा, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। नीचे कमेंट बॉक्स में तो विद्याधन अर्थी में कौन सा संधि होता है दोस्तों, तो विद्याधन अर्थी में संधि हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं दीर्घ संधि हो जाएगा, जहां पे आ और आ मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि चक्रपाणी में समास है। हम बात कर रहे हैं चक्रपाणी में समास होगा, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि होगा, दिग होगा, या द्वंद्व होगा। तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चक्रपाणी यश सह चक्र सह कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु की बात करेंगे और चक्रम पाड़ऊ यश सह हो जाएगा। क्या होगा, चक्रम पाड़ऊ यश सह अर्थात हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और चक्र प्राणी मतलब सभी लोग समझ गए, विष्णु की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्षात प्रतानि पतंति में वृक्षात में कौन सा विभक्ति होगी। आपको पता है कारक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कारक से ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वृक्षात प्रतानि पतंति, पतंति में मतलब कहते हैं वृक्षा में बच्चों से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष है पत्ते गिरेंगे, यानी कि वृक्षात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो वृक्षात में दोस्तों हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब पंचमी कौन सा होता है, सभी लोग जानते हैं अपादान कारक। अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि वयम जलम पश्यामय का कर्मवाच्य होगा। अब देखिए वयम जलम पश्यामय का इसका हमें कर्मवाच्य में बताना है, क्या हो जाएगा आपका अस्माभि जलम पास्यते, मया जलम पास्यते, म्याम जलम पास्यते या अहम जलम पीबामि। तो वयम जलम पश्यामय का दोस्तों कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, अस्माभि जलम पास्यते। वयम जलम पश्यामय का अस्माभि जलम पास्यते हो जाएगा कर्मवाच्य में। देखिए कृतवाच्य कर्मवाच्य, कृत को कर्म में परिवर्तित यहाँ ज्यादा पूछा जाता है। कृत और कर्मवाच्य ये दोनों ज्यादातर प्रश्न आते हैं, इसको डिटेल के साथ समझ लीजिएगा कंसेप्ट में। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि पीतः में प्रकृति प्रत्यय होगा। अब देखिए पीतः शब्द दिया हुआ है, पीतः शब्द दिया गया है और इसमें आपको पूछ लिया गया है कि प्रकृति प्रत्यय बताना है पीतः में। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो सभी लोग जानते हैं इसमें क्या हो जाता है, पाधन कत प्रत्यय हो जाएगा। पाधन कत प्रत्यय में क्या हो जाएगा, मिलकर आपका पीतः बनता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। रूप से एक प्रश्न जरूर आता है, जी हाँ रूप से एक प्रश्न आएगा। तो दृश्य धातु विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप होगा पश्येत, पश्येत, पश्येतम, पश्येत, पश्येत या पश्येयम हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं दस धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष जो होता है वह होता है पश्येय प्रथम, पश्येतम द्वितीय और बहुवचन में पश्येत होता है। यही तो पूछा गया है, मध्यम का बहुवचन बताना है, तो बहुवचन आपका पश्येत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन वाला सही होगा। पश्येत ये वाला हलंत वाला नहीं होगा, पश्येत आपका सी ऑप्शन वाला होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नद्य पद जो है नदी शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। एक नद्य रूप है, यानी नदी के रूप से पूछा गया कि नद्य जो है किस विभक्ति और वचन का होगा। प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, तृतीया एक वचन। तो दोस्तों नदी के रूप में जो नद्य विभक्ति और वचन में होगा वह प्रथमा और एक वचन में होगा। नदी के रूप में क्या होता है, नदी, नद्यो, नद्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका नद्य का, नदी का नद्य पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथमा बहुवचन में आएगा, क्या आएगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि नद्य हमारा बहुवचन है, एक वचन में हो गया, ये द्विवचन में बहुवचन में नद्य आ रहा है, तो नद्य जो है नदी शब्द के क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन कहला जाएगा। अब दोस्तों प्रथमा यानी विभक्ति हो जाएगी और वचन आपका बहु हो गया। 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, एक संख्या पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे, उसमें आपका संस्कृत में सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 9-10 कहेंगे, 49 कहेंगे, 51 कहेंगे या उपर्युक्त सभी कहेंगे। तो 19 को तीनों कहते हैं। 9-10 मतलब होता है 9 और 10 मिला के 19 मिलेगा। 49 मतलब होता है 20 के एक अंक पहले, और 51 यानी क्या हो जाएगा, 51 सभी लोग समझते हैं। 49 और 51 ये दोनों चीज़ें हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा शब्द जो आपका उपसर्ग नहीं है। देखिए आप जानते हैं परा उपसर्ग है, परा आपने सम सुना होगा कि सम्मान में समधनमान सम्मान पुरुष होता है, परा में पराजित में परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग में प्रा उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आम आपका उपसर्ग ना सुना होगा आपने, तो डी ऑप्शन जो है उपसर्ग नहीं होगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अशुद्ध युग्म को आपको बताना है। देखिए रुग्ण का रोगी दिया हुआ है, शोक का आनंद यानी विलोम शब्द दिए गए सभी के। तो देखिए मिलनम का क्या होता है, मलिनम होगा यहाँ पे। मलिनम का क्या होता है, पवित्रम होता है। महायोगी का महाभोगी होता है। शोक का आनंद होता है, क्या होता है, शोक का आनंद होता है। महायोगी का महाभोगी, मलिनम का पवित्रम होता है। रुग्ण का रोगी ये तो समानार्थी हो जाएगा, जबकि यहाँ विलोम करना है, तो रुग्ण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुग्ण का स्वस्थ होना चाहिए, रोगी की जगह क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अशुद्ध युग्म क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके 5 अंक हैं, आपके 6 अंक हैं, आपके 7 अंक हैं, ये दोस्तों आपके 9 अंक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो आपके 7 अंक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार काव्य का लक्षण है। तो सभी लोग जानते हैं विश्वनाथ हो जाएंगे, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि संस्कृत में लिंग क्या हो गया। बहुत बार पूछा जाता है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो संस्कृत में दोस्तों आपके कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसक लिंग। और दोस्तों प्रश्न है, सत्संगति है कथयम किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की सूक्ति है? यह है कि सत्संगति है कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि सज्जन पुरुषों का साथ क्यों नहीं करना चाहिए। तो किस ग्रंथ की सूक्ति है? सत्संगति है कथय किम न करोति पुंसाम। तो कादम्बरी है, नीति शतकम है, पंचतंत्र है, सुभाषित रत्नावली का है। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की है? तो ये दोस्तों आपके नीति शतक के है। किसका है? नीति शतक से है। और अगला प्रश्न है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद करना है। एक प्रश्न जरूर आपके प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है क्या हो जाएगा? महाम पठनम रोचति, महापठनम रोचते, अहम पठनम रोचते या महम पठनम रोचते। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? महाम पठनम रोचते। महाम यानी मुझे, पठनम यानी पढ़ना, अच्छा लगता है यानी रोचते हो जाएगा। तो महाम पठनम रोचते, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता महाभारत की किस पर्व से लिया गया है? सभा पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से या आदि पर्व से? तो गीता दोस्तों महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये आपके भीष्म पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है? तो आपके जो भीष्म पर्व है उससे आपका जो है गीत महाभारत का लिया गया है। तो आप लोग नोट कर लेंगे। और टेलीग्राम में जरूर दोस्तों जुड़े, वहाँ पे लिंक भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके सर्च भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जायसवाल सर या अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। शिक्षकों का परिवार है दोस्तों, आवर फैमिली है। दोस्तों बात करेंगे संधि पद में लिंग होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, उभय लिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो संधि शब्द में लिंग कौन सा हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संधि शब्द में लिंग क्या होता है? देखिए बहुत सारा ज़्यादा होगा तो स्त्रीलिंग करते हैं कि संधि यार है शायद स्त्रीलिंग होगा, लेकिन राइट ऐसा नहीं है। बहुत बार पूछा गया, MPPSC IAS APS लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर पुल्लिंग ही करना है आपको। अगला प्रश्न है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है दोस्तों? सत धन सानच, कत धन कतवतु, उल धन त्रच या तब्यत धन अनियर हो जाएगा। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय में कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय होता है वह कत और कतवतु कहलाता है। आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, शोक, रौद्र, उत्साह। तो सभी लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। हम बात करते हैं शोक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? नित्य पुल्लिंग में, नित्य स्त्रीलिंग में, नित्य नपुंसक लिंग में या उपर्युक्त सभी में। देखिए दोस्तों अव्ययी भाव समास में लिंग का कोई, लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ पे नित्य नपुंसक लिंग हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों भाषा कौशल के प्रकार की बात करेंगे कि भाषा कौशल प्रकार संति। प्रश्न आ सकता है कि भाषा कौशल प्रकार संति, ठीक है, द्वय, त्रीण, पंच, चत्वारि कौन सा होगा? तो भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग जानते हैं भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है क्या होता है? भाषण होता है, तीसरा होता है पठन और चौथा होता है दोस्तों लेखन। भाषा कौशल का अंतिम कौशल आपका लेखन कौशल होता है, प्रथम कौशल श्रवण कौशल होता है। नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? श्रव्य साधन, दृश्य शब्द साधन, दृश्य श्रव्य साधन दोनों या उपर्युक्त सभी। देखिए एक साधन से जरूर आएगा आपका, ठीक है, दृश्य श्रव्य या दृश्य शब्द, इन दोनों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक प्रश्न जरूर आता है। तो नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं नाटक को दृश्य और शब्द, क्योंकि नाटक को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है किसने? भंडारकर ने, हर्बर्ट ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है किसने किया है? तो दोस्तों आपके भंडारकर ने किया है। अगला प्रश्न है कि इवान पावलोव ने रिसर्च किया है
तो जो आपके पावलोव हैं, इवान पावलोव जी हैं, ठीक है, इन्होंने किस पर रिसर्च किया है? बिल्ली पर, कुत्ते पर, छिपकली पर या सभी पर? तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बाल विकास का जो चैप्टर है वो आपको काफ़ी सारे कंप्लीट हो चुके हैं और फिर से शुरू होगा एक नए दौर में, फिर से सिलेबस में शुरू से होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन शुरू पर ये हर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण तैयारी, टोटल सिलेक्शन की तैयारी होती है, साथ साथ सिलेक्शन में टॉप रैंक हासिल करने की भी तैयारी प्रिपरेशन होती है। तो इवान पावलोव रिसर्च किया था कुत्ते पर, और इवान पावलोव की बात आए और आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? आपके इवान पावलोव माने जाते हैं। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन रहता है, और इसका क्वेश्चन जो है आंसर यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण शिक्षणम उद्देश्यम अस्ति, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, शुद्ध वाक्य की रचना की योग्यता प्रदान करना, यह उपयुक्त सभी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना है। साथ ही साथ 30वां का प्रश्न ये मॉक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही क्लासेज स्टेप बेस्ड तैयारी के लिए आगे आने वाला जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर होगा ये हाई लेवल, धीरे धीरे लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।